ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक वो था संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने बिंदु के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बिंदु की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से बताई थी। एक्चुअल में बाद में शायद साक्षी ने रुक के वो डेफिनेशन दोबारा से पूछी भी थी। तो मैंने बताया था कि जब किसी समतल पर आप कोई वस्तु को रख देते हो किसी समतल पर, तो उस वस्तु की अगर आपको स्थिति निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, या ये निकालना है कि वो एक्चुअल में कहाँ रखी हुई है, तो वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? बिंदु की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया था, याद होगा कि एक टेबल है, उसके ऊपर बॉल रखी है ना। अगर यहां से नापू तो वो 5 मीटर दूर है, यहां से नापू तो वो 10 मीटर दूर है। तो इसका जो बिंदु होगा वो क्या होगा? 5,10। इसी को हम बिंदु बोलते थे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर बताया गया था आपको अच्छा, बिंदु की परिभाषा, एक और परिभाषा हमने बिंदु की पढ़ी थी कि अगर मैं कागज पर एक डॉट बना दूं, अगर मैं कागज पर इस तरीके से एक डॉट बना दूं, तो ये भी क्या है? एक बिंदु है। इसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई इसकी चौड़ाई होती है, और ना ही कोई इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन बताई थी कि जब समतल पर कुछ रख दूं मैं, जैसा कि मैंने बताया क्लास में, बाद में रुककर साक्षी ने भी दोबारा पूछा था ये वाला पॉइंट, अगर वो क्लास में है तो मैंने तब भी समझाया था कि समतल पर आप कुछ भी रख देते हो। समतल मतलब जैसे टेबल हो गई या पेपर हो गया आपकी कॉपी का, उस पर अगर आप कुछ रख रहे हो तो उसकी स्थिति अगर आपको निकालनी है तो वो एक बिंदु की हेल्प से निकलती है, उसकी पोजीशन अगर आपको निकालनी है। फिर हमने पढ़ा था बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु मैंने बताए थे वो होते हैं जो एक सीधी रेखा में आ जाए। हाँ, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु बना दिए ये, तो तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? संरेख बिंदु बोलूंगा। और असंरेख बिंदु हमने पढ़े थे, वो क्या होते थे? असंरेख बिंदु वो बिंदु होते थे जो एक सीधी रेखा में ना आए। जैसे मैंने ये बिंदु बना दिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना आए, जब मैं इनको मिलाऊंगा तो देखो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में आ रहे हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में ये नहीं आ रहे, तो ये क्या होंगे? असंरेख बिंदु होंगे। ये बिंदु क्या होंगे? असंरेख बिंदु होंगे। याद आया सभी को? यही चीजें हमने पढ़ी थी, संरेख बिंदु जो एक सीधी रेखा में आए और असंरेख बिंदु जो सीधी रेखा में ना आए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। फिर एक क्वेश्चन हम इस पर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लास के टॉपिक की तरफ। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम पोल में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से संरेख बिंदु कौन से। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, आपको बताना है कि संरेख बिंदु इनमें से कौन सी। यस, पोल में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। तो सभी लोग पोल में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको इसमें करना क्या है ये मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, आप ऑप्शन वाइज जाओगे। पहले पहले ऑप्शन में ए ओ क्यू लिखा हुआ है, तो आप इस फिगर में देखो कि ए ओ क्यू कहां पर है। ए ये रहा, ओ ये रहा, क्यू ये रहा। देखो क्या ये संरेख है? हमें यही तो पहचानना है कि संरेख कौन से हैं। तो ए ओ क्यू को आप मिलाकर देखो। आप जब इनको मिलाओगे तो ये आपको ये चेक करना है ये संरेख है या नहीं। ठीक है, अगर हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं है तो आगे बढ़ो, ए ओ एम को देखो। ठीक है, इसको हटा दो। ए ओ एम को जब आप मिलाओगे तो ए कहां पर है? ये रहा, ओ ये रहा, एम ये रहा। इनको जब आप मिलाओगे तो देखो क्या ये संरेख है या नहीं। अगर हैं तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं है तो आगे बढ़ो। ऐसे ही पी ओ आर को चेक करो, ऐसे ही बी ओ एल को चेक करो। जो संरेख है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? ये जो बिंदु दिए हुए हैं इनको पहले मार्क कर लो और फिर मिलाकर देख लो। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में जाकर। वेरी गुड, 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स जो बचे हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। 11 में से 10 लोगों का आंसर सही है। 3 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 12 में से 10 लोगों का आंसर सही है।
13 में से 10 लोगों का आंसर सही है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, जिनका भी आंसर आना बाकी है जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको यहां पर जैसा मैंने बताया एक एक करके चेक करने थे सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले ए ओ क्यू देखो। ए ये रहा, ठीक है। ओ कहां पर है, ये रहा। क्यों कहां पर है, ये रहा। इनको मिलाकर देखो। जब आप इनको मिलाओगे तो क्या ये सीधी रेखा में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो ये संरेख नहीं है। फिर ए ओ एम को देखो। किसको देखो? ए ओ एम को। तो ए कहां पर है, ये रहा। ओ ये रहा। एम ये रहा। इनको मिलाकर देखो। जब आप इनको मिलाओगे तो ये भी सीधी रेखा में नहीं आ रही है ना, मुड़ गई ना यहां से ये लाइन। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। पी ओ आर, पी ओ आर को देखिए। पी कहां पर है? पी कहां पर है, ये रहा पी। ओ कहां पर है, ये रहा। आर कहां पर है, ये रहा। इनको मिलाकर देखो, क्या ये सीधी रेखा में आ रहे हैं क्या? जब आप इनको मिलाओगे तो ये एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, और जो सीधी रेखा में आते हैं उनको हम समरेख कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है। बी ओ एल को अगर आप देखोगे, बी ओ एल, और जब आप इनको मिलाओगे तो बी ओ एल भी एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा था। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है क्रिश, लखन नाम से हैं, अंजलि हैं, करमवीर गंगवा नाम से हैं, साहिल हैं, गोलू राजपूत नाम से हैं, साक्षी हैं, उमेश हैं, नविता, समीर, मुकेश और सचिन, सौरभ, सानिया, पवन कुमार, विकी, प्रदीप कुमार एंड जीत। इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं अंजलि, साहिल, साक्षी, उमेश, सचिन, सौरभ, सानिया। और जिनके 5 में से 4 सही थे वो हैं क्रिश, करमबीर गांगवा नाम से हैं, नविता, वेरी गुड, समीर, वेरी गुड, मुकेश एंड पवन कुमार। सो एक्सीलेंट इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पिछली क्लास में दी। ठीक है, बाकी जिन्होंने जिनके आंसर जिनके 5 में से 3 सही हैं वो हैं विक्की और ये प्रदीप कुमार है, इनका 5 में से एक ही सही था, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी है। जीतू 5 में से एक ही सही था, आपको भी मेहनत करनी है। और लखन नाम से स्टूडेंट है, इनको भी मेहनत करनी है। और गोलू राजपूत नाम से स्टूडेंट है, इनको तो खैर मैंने क्लास से निकाल दिया था पिछली क्लास में। तो आगे बढ़ते सर हैं। ये हमारी क्लास की स्टूडेंट नहीं है सर, ये और ही कोई है। तो और कोई कैसे आ सकता है मतलब? चलो ठीक है, आज तो नहीं आए ना, तो मैं फिर अब क्लास में एंट्री नहीं दूंगा इनको। चलिए। सर मैंने पूछा था इससे, ये बोले कि मैं नहीं हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण। आज का जो हमारा नया टॉपिक है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। रेखा यानी लाइन क्या होती है? तो संरेख बिंदुओं से से बनी ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है। ठीक है। ओके सचिन, नाम बता दो इनका, क्या नाम है? तो रेखा या लाइन क्या होती है? ऐसी आकृति जो अनंत तक जाती है, ऐसी आकृति जो संरेख बिंदुओं को मिलाने पर अनंत तक जाए। जैसे मैंने यहां पर कुछ संरेख बिंदु बने, मैंने कुछ संरेख बिंदु यहां पर बना है, और इन संरेख बिंदुओं को जब मैंने मिलाया इस तरीके से, जब मैंने संरेख बिंदुओं को मिलाया तो उससे क्या खींची? एक लाइन खींची। और ये ऐसी आकृति है, ऐसी लाइन है जो अनंत तक जा रही है। अनंत तक जा रही है मतलब इसमें
तीर का निशान है, ठीक है। ये जो तीर का निशान है ये क्या दर्शा रहा है कि ये अनंत तक जा रही है। ऐसे ही ये तीर का निशान भी क्या दर्शा रहा है, ये अनंत तक जा रही है। जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन भी तो अनंत तक जाती है। अनंत तक जाने का मतलब ये है कि आप दूरी नहीं नाप सकते, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको एक रेखा खींचनी है तो ऐसे खींचोगे, है ना, ऐसे मतलब खींच दी इस तरीके से और ऐसे कर दिया, ऐसे कि सर अनंत तक जा रही है, सर ये भी अनंत तक जा रही है, तो कितने डैश लगाओगे यहाँ पर। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया, एक तीर का निशान यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है। जो हमारे महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, एक तीर का निशान लगा दिया दोनों तरफ और कह दिया ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि ये लाइन आगे तक जा रही है और इधर से भी ये आगे तक जा रही है, यानी ये कहां तक जा रही है, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। इधर से भी ये कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो ये तीर के निशान का महत्व सभी को समझ में आया। तीर के निशान का महत्व ये है कि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लाइन नहीं है, क्योंकि जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसमें तीर का निशान होता है, क्योंकि तीर का निशान ही यही दर्शाता है कि ये अनंत तक जा रही है, ये रुक नहीं रही, है ना। इसका कुछ नहीं पता ये कहां से आई है, कहां तक जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ये पता कि ये कहां से आई है ये लाइन और ये कहां तक जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सके। क्लियर हुआ सभी को। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लंबाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो रेखा क्या होती है, जिसमें दोनों तरफ तीर के निशान लगे हो वो रेखा होती है, और तीर के निशान का मतलब ये है कि वो दोनों तरफ अनंत तक जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर आपको इस संरेख बिंदुओं को यहां पर मिलाकर दिखाया गया है और फिर ये तीर के निशान यहां पर लगा दिए गए हैं जो दर्शा रहे हैं कि ये अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको जोड़ के दिखाया, यहाँ पर जोड़ा था ना मैंने बिंदुओं को, यहाँ पर ये बिंदु थे, उन सबको जोड़कर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, जब आप संरेख बिंदुओं को अनंत तक जोड़ते चले जाओ तो वो एक रेखा कहलाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। रेखा क्या होती है, ऐसी आकृति जो अनंत तक बढ़ाई जाती सर है। समझ समझ में नहीं आया, अच्छा चलो समझा आपको। देखो, मैंने ये लाइन खींची, मैंने ये लाइन खींची, मैं आपसे कहूं इसको मेजर कर दो, मतलब इसको नाप कर दिखाओ, माप कर दिखाओ इसको स्केल से, तो आप आसानी से क्या करोगे, स्केल उठाओगे और इसकी डिस्टेंस नाप लोगे। कितनी भी आ सकती है, मानो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ऐसी खींची इस तरीके से, ठीक है। और अच्छा चलो इसको ऐसे मत समझो, मैं ऐसे कहता हूं, मैंने बहुत सारे संरेख बिंदु बनाए, बहुत सारे संरेख बिंदु बनाए इस तरीके से। कहां तक बनाऊंगा मैं, अनंत तक, मतलब रुकेंगे नहीं, ये बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे अनंत तक। ऐसे ही इधर भी ये बनते चले जाएंगे अनंत तक। ये बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, बहुत सारे संरेख बिंदु, संरेख बिंदु जो एक ही लाइन में हो, तो ये सब संरेख हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। कहां तक बनाने हैं, अनंत तक। अनंत तक बनाने का मतलब ये है कि ये आगे भी अनंत तक जाएंगे और पीछे भी अनंत तक जा रहे हैं। अगर मैं इनको मिला दूं, अगर मैं इन बिंदुओं को मिला दूं इस तरीके से, ठीक है, और कहां तक मिलाते हुए जाना है, अनंत तक। जब बिंदु अनंत तक बने तो अनंत तक ही मिलाऊंगा। जब ये बिंदु इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहे हैं तो ये रेखा भी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। लेकिन हम इसको दिखाएं कैसे कि ये अनंत तक या इनफाइनाइट तक कैसे जा रही है, तो उसको दिखाने के लिए क्या किया गया, इस लाइन को ऐसे बना दिया गया और इसमें तीर के चिन्ह लगा दिए दो। एक तीर का निशान इधर लगा दिया, एक तीर का निशान इधर लगा दिया। ये जो तीर का निशान है ये दर्शा रहा है कि ये रेखा कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है।
है ना। अब इतना लंबा चौड़ा पेज, कॉपी का पेज या कॉपी का पेपर या कुछ कहां से लाएं? तो क्या किया गया, तीर का निशान यहाँ पर दोनों तरफ लगा दिया, जो ये दर्शा रहा है कि ये जो रेखा है ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अगर आप ये तीर का निशान नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि ये यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई। अगर आप इसमें तीर का निशान नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई, तो ये रेखा नहीं होगी। क्योंकि रेखा वो होती है जो जिसका पता ही नहीं होता कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म हुई। इसीलिए इसमें तीर का निशान लगाना जरूरी है, जो ये दर्शा रहा है कि ये अनंत तक जा रही है, मतलब पता नहीं कहां जाकर रुकेगी, और इधर से भी ये अनंत तक जा रही है, पता नहीं कहां जाकर रुकेगी। तो एक रेखा क्या होती है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, एक रेखा क्या होती है, जो जिसकी दूरी क्या हो, अनंत हो, आप नाप ही नहीं सकते, ठीक है, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे रेलवे लाइन होती है हमारी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि रेलवे लाइन कितनी लंबी है, तो क्या आप बता सकते हो क्या? मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप स्केल लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाओगे और रेलवे स्टेशन जाकर अपना स्केल लिया, रेलवे लाइन पर कूद गए प्लेटफॉर्म से, और अपने स्केल से नापनी शुरू कर दी, सर 15 सेंटीमीटर ये, 15 सेंटीमीटर ये, 15, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तब भी नहीं नापी जा सकती वो। यानी वो अनंत तक जा रही है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, ये हो गई एक रेखा, एक लाइन। क्या हो गई, एक रेखा, एक लाइन। जैसे आपके ये होते हैं हाई वोल्टेज लाइन होती है, जो खंभों पर लगी होती है, हाई वोल्टेज लाइन, वो भी कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। उसको क्या आप मेजर कर सकते हो, वो पता नहीं कहां से, बिजली घर से शुरू होकर पता नहीं कहां कहां तक फैली होती है, ठीक है, तो उसको भी आप नहीं नाप सकते। तो वो भी क्या है, एक रेखा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझ आया? तो एक रेखा क्या होती है, जिसकी दूरी अनंत हो, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, वो रेखा होती है, ये मैंने बताया। ओके। हाँ, ये डेफिनेशंस थोड़ी लैंग्वेज में लिखी गई है, वो यही लिखा गया है कि अनंत बिंदुओं को जब एक के बाद एक लगातार जोड़ोगे तो एक रेखा बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जोड़कर दिखाया गया है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा बन रही है, और फिर इस रेखा को ऐसे दिखा दिया गया है तीर के निशान लगाकर, जो तीर के निशान है वो ये दर्शा रहे हैं कि ये अनंत दूरी तक जा रही है। ठीक है, एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, यही दोनों पॉइंट मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका नहीं पता है कहां से आई है कहां को जाएगी। ठीक है, चलिए, एक रेखा पर इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, इस लाइन को समझो क्योंकि इसका पोल का क्वेश्चन भी है ऐसा। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, कैसे? अगर मैं एक रेखा खींच दूं यहां पर, ठीक है, एक रेलवे लाइन है ये, मान लो एक रेलवे लाइन है, ठीक है, ये एक रेलवे लाइन है। अब रेलवे लाइन है तो अनंत तक जा रही होगी। अगर मैं आपसे कहूं, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पूरी लाइन पर, पूरी लाइन पर आप एक एक बोतल रख दो, मतलब एक बोतल यहां रख दो, एक पानी की बोतल यहां रख दो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, मतलब पूरी लाइन पर आपको रखते हुए जाना है, इस तरीके से रखते हुए जाना है, इस तरीके से पूरी रेलवे लाइन पर। ठीक है, और ऐसे ही इधर भी। तो मुझे बताओ आप कितनी पानी की बोतल रख सकते हो, कितनी पानी की बोतल रख सकते हो आप पूरी रेलवे लाइन पर? अनंत सर। अनंत। क्यों? क्योंकि इसकी कितनी, कहां तक रखोगे, इतनी बड़ी लाइन है, रेलवे लाइन कितनी बड़ी है, कहां तक रखते जाओगे, यानी जितना रखोगे उतने सर ही कम, क्योंकि यानी लाइन अनंत है। यस, अनंत बिंदु होते हैं। यही यहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई लाइन होती है, जो एक रेखा होती है, उस पर अनगिनत इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। जैसे अगर किसी रेलवे लाइन पर आप बोतल रखनी शुरू कर दो तो उस पर इनफाइनाइट पानी की बोतल आएंगी, ऐसे ही एक रेखा पर जब आप बिंदु बनाने शुरू करोगे तो अनगिनत बिंदु होते हैं। समझ आया ये पॉइंट? एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनगिनत, बनाते रहो। जब लंबाई ही इसकी इनफाइनाइट है तो कितने
जितने मन चाहे उतने बना लो। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई इस पॉइंट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। अगर नहीं समझ आया है तो पूछ लो, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। ये अगर मैं कोई रेखा खींच दूं यहां पर, तो इसकी सिर्फ क्या है, लंबाई ही तो लंबाई है, जो कि अनंत है। इसकी कुछ ऊंचाई है क्या, कुछ इसकी चौड़ाई है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक रेखा की सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। इसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको कोई रेखा बनानी है तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु चाहिए। ठीक है, जैसे यहां इन दोनों को मिला दोगे तो एक रेखा बन जाएगी, इन दोनों को मिला दोगे तो एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे तो एक रेखा बन जाएगी। कम से कम दो चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक बिंदु यहां पर बनाकर दे दूं इस तरीके से, और मैं कहूं एक रेखा बनाओ, तो क्या आप बना सकते हो? एक बिंदु से रेखा नहीं बन सकती। तो कम से कम कितने चाहिए? दो तो चाहिए ही। अगर मैं दूसरा यहां पर दे दूं, हाँ, तब आप इन दोनों को मिलाकर आसानी से एक रेखा ऐसे बना दो, ये बन गया। ठीक है, अगर एक बिंदु में देता तो किससे मिलाओगे इसे? दूसरा भी तो चाहिए। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, अभी हम क्वेश्चंस पर आएंगे धीरे धीरे करके। तो इन सब चीजों को नोट डाउन करते रहो, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आएंगे आपके पोल में। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। ठीक है, यानी अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, जब आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, चार ऑप्शंस उसमें दिए थे, एक, दो, तीन और अनंत। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, जैसे ये एक बिंदु बना हुआ है यहां पर, इससे कितनी रेखाएं आप गुजार सकते हो बताओ? अगर मैं यहां पर रेखाएं बनानी शुरू कर दूं, तो एक ऐसे चली गई मान लो, एक ऐसे चली गई मान लो, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, जितनी चाहो उतनी गुजार लो। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है? अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है? अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं इन्फिनिटी। गुजरती है? अनंत। देखो कितनी सारी गुजार दी मैंने। ठीक है, तो यही यहां पर बोला गया है कि एक रेखा से कितने एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है? अनंत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपर में, तो इसको, इस पॉइंट को नोट डाउन करके सम याद मत रखो, समझ लो। आप एक बिंदु बना लो, उससे खींच लो जितनी रेखाएं खींचनी है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? मैंने आपको यहाँ पर एक बिंदु से देखो कितनी सारी रेखाएं गुजार कर दिखाई। ठीक है, तो अनंत रेखाएं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु से आपको यहाँ पर रेखाएं गुजार कर दिखाई गई हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है रेखा को निरूपित कैसे करते हैं। तो रेखा को निरूपित करने का तरीका यह है कि रेखा का नाम लिखो ए बी, और उसके ऊपर ये तीर का निशान लगा दो। ठीक है, ए बी रेखा का नाम, जैसे ये रेखा लिखी हुई है ए बी, उसके ऊपर क्या लगा दो, इस तरीके से तीर का निशान। ये क्या होता है? रेखा को निरूपित करने का तरीका। ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ है? तीर रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है। तो ये जो तीर का निशान है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये रेखा की अनंत लंबाई को दर्शा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा था जैसे कि दैनिक जीवन से जुड़े रेखा के उदाहरण, जैसे ये रेलवे लाइन है, ये देखो कहां तक अनंत तक जा रही है ना, मतलब कहां तक जाके रुकेगी। ऐसे ये हाई एक्सटेंशन, हाई वोल्टेज लाइन जो होती हैं, ये भी कहाँ है? अनंत तक जा रही हैं। तो ये भी क्या है? रेखा का एक उदाहरण है। ओके, अब बात आती है रेखा खंड की। रेखा के बारे में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहली चीज आपने पढ़ी, रेखा अनंत लंबाई तक जाती है। रेखा अनंत तक जाती है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है,
तीर का निशान क्या दर्शाता है? अनंत लंबाई को दर्शाता है। तीर का निशान अनंत लंबाई को दर्शाता है। अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो मुझे। और एक पॉइंट और हमने पढ़ा था। कर ले क्या? क्या? बुक में नोट डाउन कर ले, नोटबुक में। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। ये एक तरीके से आपकी समरी है, आपने जो जो पढ़ा है वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और एक पॉइंट आपने पढ़ा कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, बताओ। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, कोई बताएगा मुझे? यस, रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। क्यों होते हैं अनंत? क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि आप पानी की बोतल रखनी शुरू कर दो रेलवे लाइन पर, कितनी रखोगे? अनंत, है ना, गिन ही नहीं सकते, क्योंकि वो रेलवे लाइन ही पता नहीं कहां तक जा रही होगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने रेखा के बारे में पढ़ा। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा, रेखा को दर्शाते कैसे हैं। रेखा का नाम लिख दो, जैसे ये कोई रेखा है, इसका नाम ए बी मैंने बोला, तो इसको कैसे दर्शाओगे? ए बी और उसके ऊपर ये तीर का निशान। इस तरीके से ये होती है रेखा। यहां तक कोई डाउट हो इन 4-5 पॉइंट्स, अगर ये पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आपको रेखा क्लियर हो गई होगी, और या लाइन जिसको आप बोलते हो। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम बढ़ते हैं रेखाखंड की तरफ। बताइए, सबको क्लियर है यहां तक? हाँ जी, सबके नाम लेके पूछूंगा, तभी बताओगे आप लोग। ओके, नविता, साक्षी, क्या हुआ भाई आज इतने शांत शांत क्यों हो? क्रिश, अंशुमन, तानिया, सानिया, कोमल, सचिन, समीर, सत्यवान, बैट बूजर नाम से हैं, और साहिल, सौरभ, उमेश, पवन, सभी लोग बताओ भाई, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं मान रहा हूँ थोड़ा थ्योरी ज्यादा चल रही है, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि पोल में क्वेश्चन हम इसी में से करेंगे, तो ये पढ़ना भी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं रेखा खंड क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, रेखा खंड मतलब रेखा का कुछ खंड, रेखा का कुछ टुकड़ा। ठीक है, रेखा का कुछ खंड यानी रेखा का कुछ टुकड़ा। जैसे मेरी ये रेखा थी, ये रेखा थी, रेखा क्या होती थी? जो अनंत तक जाए। इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा मानो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेखा खंड होता है। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी हमें यह भी पता होता है ये शुरू कहां से हुआ, और हमें यह भी पता होता है ये एंड कहां पर हुआ। जैसे रेलवे लाइन थी हमारी, रेलवे लाइन में से अगर मैं कहूं छोटा सा टुकड़ा उसका ले लो आप, अगर मैं आप पूरी रेलवे लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, तो आपको पता होगा ना उस चीज के बारे में कि वो छोटा सा टुकड़ा कहां से शुरू है कहां पर खत्म है, बताओ। रेलवे लाइन एक रेखा हो गई, जो मेरी रेलवे लाइन थी वो एक रेखा हो गई, क्योंकि वो अनंत तक जा रही थी। उसमें से आप छोटा सा हिस्सा ले लो, यानी आपको पता रहेगा कि आपने कहां से लिया है और कहां तक वो हिस्सा लिया है। यानी रेखा खंड, रेखा का कुछ टुकड़ा जो होता है, उसके 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, यानी आप इसकी लंबाई नाप सकते हो। अगर मैं कहूं इसकी लंबाई नापो, आप स्केल से इसकी लंबाई नाप सकते हो। जैसे रेलवे लाइन, जैसे पटरी थी, पटरी का कुछ आपने टुकड़ा लिया, तो आप उसकी लंबाई नाप सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो शुरू कहां से हुई और खत्म कहां पर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही रेखाखंड है, इसकी भी लंबाई आप नाप सकते हो। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है, तो रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड वह भाग होता है जिसके 2 निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। तो एक अंत बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहते हैं। 2 अंत बिंदुओं में से एक होता है शुरुआती या प्रारंभिक, आप इसको बोल सकते हो बिगिनिंग पॉइंट, और दूसरा होता है अंतिम बिंदु। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस सचिन, मतलब ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं? निरूपित कैसे करते हैं यानी रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं? तो मानो जैसे ए बी है, अगर मुझे इसको निरूपित करना है तो आप लिखो ए बी और उसके ऊपर एक लाइन खींच दो रेखाखंड की। ठीक है, तो ये निरूपित करने का तरीका हो गया। नोट क्या है कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। ओके, क्यों मापा जा सकता है? क्योंकि लंबा हमें पता है कि वो शुरू कहां पर है, खत्म कहां पर है। अरे जब हमें जैसे पेन है, मुझे पता है ये यहां से शुरू और यहां पर खत्म है, तो इसकी लंबाई में नाप सकता हूं आसानी से। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, एक शुरू का और एक अंत का।
तो जैसे ये एक रेखाखंड का एग्जांपल हो गया आपका जो पेन है, क्योंकि इसकी लंबाई अगर मैं कहूँ आप आसानी से नाप लोगे, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से शुरू है यहाँ पर खत्म है, स्केल लिया और नाप दिया। ठीक है, क्लियर हुआ रेखाखंड के बारे में। पर रेखा की लंबाई आप अनंत होती है तो इसलिए नाप नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एक पेंसिल का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, तो इसकी लंबाई आप नाप सकते हो। ये माचिस की तिल्ली है, इसकी लंबाई आप नाप सकते हो। ये स्केल है, ठीक है, इसकी हेल्प से आप लंबाई नाप सकते हो। तो एक इसके एग्जांपल है दैनिक जीवन से जुड़े रेखाखंड के उदाहरण। अब बात आती है लास्ट है किरण, रे। तो एक रे क्या होती है? जिसमें एक अंत बिंदु हो और दूसरा कहां तक जाए? अनंत तक। जैसे सूरज की किरणें होती है, सूरज की किरणों का हमें पता है वो कहां से आई है, कहां से आई है सूरज की किरणें? सूरज से आई है, यानी उसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता है। लेकिन वो जा कहां तक रही है? वो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर पता नहीं कहां कहां तक जाती है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल है? रेखा, उसका, किरण का। यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता हो लेकिन वो जा कहां तक रहा है ये ना पता हो, है ना? हमें ये पता है वो आ कहां से रही है, लेकिन जा कहां तक रही है हमें ये नहीं पता, उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? जैसे टॉर्च जब आप जलाते हो, टॉर्च में से जब लाइट निकलती है, तो टॉर्च की जो लाइट है उसका आपको पता है वो निकली कहां से? टॉर्च से। और जा कहां तक रही है? अनंत तक। हाँ, साक्षी मैं यही बता रहा हूं। देखो आपने दो चीजें पढ़ी है। एक पढ़ा आपने रेखा, आपने एक पढ़ी थी रेखा। रेखा में दोनों अनंत तक जाती थी, दोनों साइड, दोनों साइड अनंत तक जाती थी, ये भी ये भी। रेखाखंड में क्या होता था? दोनों साइडों के अंत बिंदु होते थे, है ना? हमें ये भी पता होता था ये आ कहां से रही है और ये जा कहां तक रही है। किरण क्या होती है? इसका हमें एक बिंदु तो पता है कि ये आई कहां से है, लेकिन ये जा कहां तक रही है हमें नहीं पता, यानी अनंत तक जाती है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च जब आप जलाओगे तो टॉर्च का आपको पता है कि उसकी लाइट कहां से निकली है? टॉर्च से। टॉर्च की जो लाइट है वो टॉर्च से निकली है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु आपको पता है, लाइट यहां से निकली है। लेकिन जाती तो अनंत तक है ना। जितनी दूर आप उसको मारोगे उतनी दूर वो, जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर लेजर आपने आपको पता होगी, लेजर लाइट आपने यूज भी की होगी। तो लेजर भी तो ऐसी ही होती है, उसका पता है आपको कि वो लेजर निकली आपकी लेजर से है लाइट, लेकिन वो आप उसका जो उसमें आगे लेंस लगाते हो, लेजर लाइट में जो लेंस लगाते हो, जैसा लेंस लगाते हो ऐसी इमेज बनती है। अब वो कहीं तक भी आप कर लो, वहीं जाकर वो इमेज बन जाएगी, यानी वो अनंत तक जाती है। ठीक है, जो लेजर लाइट है वो निकली लेजर से है लेकिन जाती अनंत तक है, तो वो किरण हो गई। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो किरण का मतलब है जिसका हमें यह पता हो कि वो आ कहां से रही है, यानी एक अंत बिंदु होता है और दूसरा बिंदु अनंत तक जाता है। क्लियर हुआ? तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि किरण रे, रेखा का वह भाग होता है जिसका एक निश्चित बिंदु, यानी प्रारंभ कहां से हुआ है ये पता है, लेकिन दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हुए तीनों? हाँ जी साक्षी बताइए, अब क्लियर हुआ? आपने रिपीट करने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो इसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है, लेकिन ये नहीं पता ये जाएगी कहां तक, जैसे लेजर लाइट होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसका नाम लिख दो ए बी और उसके ऊपर ये तीर का निशान लगा। ओके, तो ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे टॉर्च से जो लाइट निकल रही है आपको पता है टॉर्च से निकली है लेकिन जाती अनंत तक है। सूरज की रोशनी सूरज से निकली है लेकिन जाती अनंत तक है। तो ये सब किरणें हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली हमने तीनों चीजें पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सके। रेखाखंड क्या होती है? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। और किरण क्या होती है? जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाए। अगर इन तीनों में से किसी को कोई इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करते हैं। अब हमने जितना भी पढ़ा है पोल में आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। तो देखता हूं आपने कितने ध्यान से ये सब बातें सुनी है। तो करें पोल में क्वेश्चंस, रेडी? कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। ठीक है, करते हैं। चलिए, एक रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि एक रेखा खंड में
कितने अंत बिंदु होते हैं? तो एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। करिए आंसर। रेखाखंड क्या होता है? चलो आप कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं देखता हूं कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ जी, माइक अपना बंद रखना है सभी को, और पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, यस। तो 10 बच्चों का आंसर आ गया है। आपको बताना है एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था। रेखाखंड मैंने आपको बताया था कि रेखा का कुछ टुकड़ा होता है। मैंने आपको पटरी का एग्जांपल दिया था जैसे, और उसके बाद मैंने आपको किरण बताई थी। तो इसमें रेखाखंड के बारे में बताना है कितने अंत बिंदु होते हैं। सभी लोग आंसर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो आपको क्या बताने थे, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि रेखाखंड क्या होता है। रेखा का एक खंड, तो रेखा क्या होती थी, जो अनंत दूरी तक जाए। और इसमें से कुछ खंड, इसका कुछ टुकड़ा, यानी इसका अगर मैं कुछ टुकड़ा ले लूं, इतना टुकड़ा अगर मैंने ले लिया इसका, तो वो क्या बन गया, रेखाखंड। यानी मुझे ये पता है कि ये कहां से मैंने काटा है, यहां से काटा है और यहां तक काटा है इसको मैंने। तो यानी इसके कितने अंत बिंदु हो गए, 2 अंत बिंदु हो गए ना। यानी मुझे पता है यहां से ये शुरू है और यहां पर खत्म है। तो पहला यहां पर है, दूसरा यहां पर है। तो कितने अंत बिंदु होते हैं एक रेखाखंड में? 2 अंत बिंदु होते हैं। क्लियर सभी को? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद है तो। मैंने कहा था कि रेलवे लाइन पर पानी की बोतल रख के देखो कितनी बोतल रखोगे। तो ऐसा ही है, एक रेखा पर अगर कुछ आपको बिंदु बनाने हैं तो कितने बना सकते हो। ये क्वेश्चन है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सर ये बताओ डी वाला, ये डी ऑप्शन क्या है? डी का मतलब है इनफाइनाइट, अनंत। अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मैनी का मतलब है अनंत। यस, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। मैंने कहा था अगर रेलवे लाइन है उस पर पानी की बोतल रखनी है तो कितनी पानी की बोतल आप रख सकते हो। तो और मैंने कहा था कि पोल में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो इसलिए उसको ध्यान से सुने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। 2 स्टूडेंट्स और बचे, एक स्टूडेंट और बचे। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो मैंने बताया था आपको कि अगर एक रेखा है, एक रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। और जब मैं कहूं उस पर बिंदु बनाओ, तो बिंदु भी तो अनंत ही बन सकते हैं, है ना। इस पे बना के देख लो ना आप, जो कहा, जो क्वेश्चन में कहा है ना वो करके देखा करो, बना के देखो कितने बना सकते हो। जब ये अनंत तक जा रही है तो बिंदु भी कितने जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। बिंदु भी कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अनंत। क्लियर हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में से किरण की पहचान कीजिए। तो किरण क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो आपको इसमें से किरण पहचाननी है, कौन सी है। पहचानिए, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। किरण आपको पहचाननी है, वेरी गुड।
सभी लोग पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओके, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, कर दीजिए आंसर जल्दी से। आपको किरण की पहचान करनी है, किरण कौन सी है इसमें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो सबका आंसर सही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, किरण होती क्या है, जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाए। तो ऐसी कौन सी है, ये है, इसमें एक अंत बिंदु है और अनंत तक जा रही है। अनंत तक क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें तीर का निशान लगा है। ये तो एक रेखाखंड हो गया, ये भी एक रेखाखंड हो गया, और ये एक रेखा हो गई, क्योंकि दोनों तरफ अनंत तक जा रही है। तो किरण कौन सी होगी, ये, यानी ऑप्शन ए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो हमने रेखा, रेखाखंड और किरण की पहचान करनी सीख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं कि हम कोणों को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है। आपने अपनी पिछली क्लासेस में कोणों को मापा होगा डी की हेल्प से, मापा है सभी ने। डी प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, चांदा भी बोला जाता है, डी भी बोला जाता है। बताओ, मापा है आप लोगों ने? अगर कोई कोण दे दिया जाए मापने के लिए डी की हेल्प से, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। और अगर किसी ने नहीं किया है ये, तो सीख लेंगे वो, ठीक है, और जिन्होंने किया है उनका रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं कोणों की माप। तो सबसे पहले, अच्छा, मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि आप डी लेकर आओ, डी आपको यहीं मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर याद रखने के लिए कहा जा रहा है, कुछ तो कर लेते हैं याद। शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। भुजा क्या होती है, जो दो शीर्षों को मिलाती है। और कोण क्या होता है, जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है वहां पर कोण बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको याद रखने के लिए कही गई है, तो आप इनको याद रखेंगे। अब बात करते हैं कोणों की माप की। तो कोणों को किसमें मापा जाता है, डिग्री में। कोणों को किसमें मापा जाता है, डिग्री में। ठीक है, जैसे एंगल ए ओ बी 120 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, आगे जाकर आप जब 11th क्लास में अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो आप कोणों को रेडियन में मापोगे। अभी 10th क्लास तक आप किसमें मापोगे, डिग्री में। ठीक है, तो अब हमें डिग्री पढ़ना है, तो डिग्री को पढ़ते हैं। तो कोणों को मापने के लिए मैंने कहा था कि आपको जो डी है आपको आपकी स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, तो इस तरीके का दिखता है कुछ डी। ठीक है, तो कोणों को मापने के लिए चांदा प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैं तो डी बोलता था जब मैं इसका यूज करते थे, जब हम लोग तो डी ही बोलते थे। सर कुछ लोग डी का चांदा, चांदा वो क्या? हाँ, मतलब वो चांद, चांद जैसा है ना ये जैसे आधा चांद होता है, कुछ इस तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पर चांदा लिख दिया गया है। प्रोटेक्टर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और नॉर्मली जो हम सभी लोग यूज करते हैं वो डी वर्ड यूज करते हैं, डी, क्योंकि ये डी शेप में है। ठीक है, ओके। तो डी का उपयोग किया जाता है, इसमें 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, तो 0 से शुरू हो रहा हुआ ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180। फिर इधर से शुरू हुआ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180। तो ये एंगल को मापने के लिए आपको यहाँ पर इस डी पर लिख कर दे दिए गए हैं एंगल। ठीक है, यहां से अब देखो दो लाइनों में लिखे हैं। एक तो यहां से 0 से शुरू होकर इस तरफ लिखे हुए नीचे की तरफ, और 0 से ही शुरू होकर ऊपर की तरफ भी लिखे हुए। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि हमें यूज कब कौन सा यूज करना है, मतलब नीचे वाला कब यूज करना है। नीचे जो कोण लिखे हुए हैं 0 10 20 ये कब यूज करने हैं, और ऊपर जो कोण लिखे हुए हैं 0 10 20 30 ये कब यूज करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 0 से 360 डिग्री तक के कोण को मापने के लिए भी प्रोटेक्टर यानी डी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 डी जोड़कर दिखाए गए हैं। ठीक है, एक डी ऊपर है, एक डी नीचे है। इनको जोड़कर पूरा 360 डिग्री का अगर आपको मेजर करना है, तो आप वो भी मेजर कर सकते हो, माप सकते हो।
ठीक है, चलो कोणों को मापना सीखते हैं, एंगल को मेजर करना सीखते हैं। तो कोण मापने के लिए चांदे का उपयोग कैसे करें, आइए। मान लो आपको कोई एंगल दिया हुआ है इस तरीके से और आपको इसको डी से मेजर करना है, मापना कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हालांकि आपने किया भी होगा। आपको अपने डी को इस लाइन के, जो आपके डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से मतलब जैसे ये आपका डी है, इसका मध्य बिंदु कौन क्या होगा, ये होगा जहां पर ये प्लस बना हुआ है। जहां पर ये प्लस बना हुआ है यही तो होगा मध्य बिंदु डी का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ नविता, जल्दी बताओ। क्या आप सर? चांदे पर अटके हुए हो, डी बोल लो, ठीक सर है। मेरे को हंसी आ रही। अच्छा बताओ, इस डी का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है, ये होगा ना, ये जो प्लस का निशान बना है, मतलब बीच में, बिल्कुल बीच वाला बिंदु ये होगा। यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने डी को उठाकर इस ओ पॉइंट पर रखना है, और डी का जो मध्य बिंदु है, डी का जो मध्य बिंदु है वो इस ओ पर आना चाहिए। कैसे, देखो ऐसे, जैसे यहां पर आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल था जिस जो हमें मेजर करना था, मुझे अपने डी को अपने एंगल के ऊपर इस प्रकार रखना है कि जो डी का मध्य बिंदु था, जो वो प्लस बना हुआ था, वो कहां पर आना चाहिए, ओ पर। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने डी के मध्य बिंदु को कहां रखना है, ओ पर, मतलब जहां एंगल बन रहा है वहां पर रखना है। तो एंगल कहां बन रहा है, ओ पर, तो अपने डी के मध्य बिंदु को आपको ओ पर रखना है। ठीक है, बताओ ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मुझे बताओ, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कितने डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, पहले आप लोग बताओ कितने डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग। ओके, 75 बोल रही हैं कोमल। सचिन भी 75 बोल रहे हैं। नविता, 10 मिनट की क्लास बची है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाओ। अगर सर में दर्द हल्का है तो पढ़ लो, और अगर ज्यादा दर्द है तो आप जा चले जाओ। ओके, देखो सवाल ये उठता है कि सर हम कंफ्यूज हो गए, सर ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये 100 और 110 के बीच में भी आ रही है, और 70 और 80 के बीच में भी आ रही है। तो कौन, हम नीचे वाले देखें या ऊपर वाले देखें? मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले डी को रख दिया हमने, अपने डी का जो मध्य बिंदु है उसको उठाकर इस ओ पर रख दिया। अब ये वाली जो लाइन है ये हमें देखनी होती है, ये कहां पर जा रही है। तो ये वाली लाइन कहां पर जा रही है, 100 और 110 के बीच में भी है, और 70 और 80 के बीच में भी है या नहीं, जल्दी बताओ। 100 और 110 के बीच में भी है, 70 और 80 के बीच में भी है। हमें नहीं पता सर, हम नीचे वाला एंगल देखें या ऊपर वाला देखें, मतलब हम 75 डिग्री बोलें या 105 डिग्री बोलें। तो आइए, इस चीज, यही चीज मुझे समझानी थी आपको कि कैसे करना है। देखो इस डी में दो जीरो है, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है या नहीं, जल्दी बताओ। इसमें देखो, ये रहा डी, इसमें दो जीरो है, सबको दो जीरो दिख रही है, एक जीरो इस तरफ है और एक जीरो इस तरफ है। आपको सिंपल ये देखना है कि जो एंगल की नीचे वाली लाइन है वो कौन से जीरो पर है। मतलब एंगल कैसे बन सकता है, कोई एंगल कैसे बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है इस तरीके से, या ऐसे बन सकता है इस तरीके से। ये एक ये एंगल बन सकता है, एक ये बन सकता है। मतलब मेरा कहने का ये है, आप ये देखो कि एंगल की जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी जीरो पर आ रही है, इस जीरो पर आ रही है या इस जीरो पर आ रही है। तो देखो कौन सी जीरो पर आ रही है, बताओ। इस पर आ रही है ना, ये वाली जीरो में तो खाली पड़ी है। मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग? आपको क्या देखना है कि ये जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी जीरो पर आ रही है, इस वाली पर आ रही है या इस वाली पर आ रही है। तो इस वाली जीरो पर आ रही है, सभी लोग बताओ जल्दी से। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। दो जीरो होती हैं अपने डी में, एक जीरो ये हो गई, एक जीरो ये हो गई। ये जो एंगल की जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी जीरो पर आ रही है, इस पर। सानिया मेरी बात ध्यान से सुनो, इस डी में कितनी जीरो है, डी में कितनी जीरो है, दो है, एक जीरो यहां लिखी हुई है, एक जीरो यहां लिखी हुई है। बताओ लिखी है या नहीं, लिखी है या नहीं? सानिया आपने रिपीट करने के लिए कहा, मुझे बताओ इस डी में दो जीरो लिखी है या नहीं?
ठीक है, आपको सॉरी आपको क्या देखना है कि कौन सी वाली जीरो के ऊपर लाइन आ रही है, कौन सी वाली जीरो के ऊपर लाइन आ रही है। तो कौन सी वाली जीरो के ऊपर आ रही है लाइन, इसके ऊपर आ रही है। कौन सी वाली जीरो के ऊपर आ रही है, ये तो खाली है ना, इसके ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, इस वाली जीरो के ऊपर लाइन आ रही है। तो आपको इस जीरो से शुरू कर देना है गिनना, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और 100 के बाद 100 और 110 के बीच में है ये। तो लगभग अगर मैं इसको गिनूं तो ये लगभग आएगा 105 डिग्री। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने ये देखा कि कौन सी जीरो के ऊपर ये लाइन आ रही है। तो कौन सी जीरो के ऊपर आ रही है लाइन, इस वाली जीरो के ऊपर, तो इसी जीरो से गिनना शुरू कर दो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 के बीच में लाइन है। तो लगभग अगर मैं मुझे क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा ठीक से, ये फिजिकली हम हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये डी, एक तरीके से यहाँ पर फिगर बनाकर दिया गया है, तो लगभग 105 डिग्री आंसर होगा। तो 75 डिग्री नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 75 डिग्री कब होता, 75 डिग्री कब होता, मान लो मैं ये वाली लाइन इधर होती, ठीक है, अगर जैसे ये डी था मेरा, यहीं पर बनाकर दिखा देता हूं, मान लो इस तरीके से बनता कोई एंगल, इस तरीके से। तो अब आप देखो कौन सी जीरो के ऊपर लाइन आ रही है, कौन सी जीरो के ऊपर लाइन आ रही है, इस वाली जीरो के ऊपर आ रही है ना, इस वाली जीरो के ऊपर, ये जीरो तो खाली है। अब इस जीरो से कितना शुरू करो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री लगभग ये। तो अंतर समझ रहे हो, जब लाइन इधर थी तो एंगल 75 डिग्री था, और जब लाइन दूसरी तरफ थी तो एंगल 105 डिग्री था, ये अंतर है। अंतर समझ में आया कैसे गिनना है, आपको देखना है कौन सी जीरो के ऊपर लाइन है और उसी से गिनना शुरू कर देना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई है ये चीज, तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये कॉन्सेप्ट जहां पर लाइन है वहीं से उसी जीरो से आपको गिनना शुरू कर देना है, और जहां पर दूसरी लाइन है वहां पर रुक जाना है। इस तरीके से हम डी की हेल्प से एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो अगर आप सभी को क्लियर है तो ये मैंने आपको बता दिया है, डी को आपको अपने नीचे वाली लाइन पर रखना है, और उसके बाद जिस जोन सी जीरो के ऊपर लाइन आ रही है वहां से हमें गिनना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो 105 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये बताइए ये कितना होगा। हालांकि यहाँ पर 127 लिखा हुआ है, पर खुद से कोशिश करो कैसे है 127। तो कौन सी वाली जीरो के ऊपर लाइन है, इसके ऊपर है, इसी जीरो से आगे चलना है, इस लाइन पे मत चले जाना, इस जीरो से गिनना शुरू करो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 120 और 130 के बीच में है, तो लगभग ये 127 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है 127 डिग्री। अगर ये लाइन मैं इधर खींच देता, मान लो मैं ये लाइन इधर खींच दूं ऐसे, तो ये वाली जीरो के ऊपर लाइन आ रही है। ठीक है, तो अब एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो इस जीरो से कितना शुरू कर देंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 2 52। ठीक है, तो नहीं 53 डिग्री यहां पर हो जाता है 50 और 60 के बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कैसे एंगल को मेजर करना है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, चलो इसका बताइए, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कितने डिग्री का एंगल है। यहाँ पर साक्षी बोल रही है 140, कोमल बोल रही है 140, सौरभ बोल रहे हैं 140, साहिल बोल रहे हैं 140, बाकी स्टूडेंट्स बताइए। ओके, उमेश, सचिन, पवन, सानिया, सब लोग बोल रहे हैं 140। ओके, समीर, अंशुमन, वेरी गुड। तो 140 सही आंसर है। क्यों है सही आंसर, क्योंकि सर ये वाली जीरो तो खाली पड़ी है, हमें तो ये वाली जीरो के ऊपर लाइन दिख रही है, तो इसी जीरो से हम गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और ये 140। तो 140 के ऊपर लाइन है, तो ये एंगल 140 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पोल में करें क्वेश्चन, पोल में एक दो क्वेश्चन कर लें।
ठीक है, करते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से देखो कौन सी वाली जीरो पर लाइन है और उसी जीरो से गिनना शुरू कर देना। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो हिंट मैं दे देता हूं, ये वाली जीरो तो खाली पड़ी है, इस वाली जीरो के ऊपर लाइन है, तो यहां से गिनना शुरू कर दो, 0 10 20 ऐसे करके। अब देखो ऑप्शन आपको कैसे चेक करना है। हो सकता है आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि एंगल 30 और 40 के बीच में है। एंगल 30 और 40 के बीच में है, तो आप ये देख लो 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यस, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। इस क्वेश्चन का बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा दिए थे और मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। आपको बस लाइन देखनी है, कौन सी जीरो पर लाइन है, उसी जीरो से गिनना शुरू कर दो और कहां पर वो एंगल बन रहा है आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, दो लोग और बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, एक स्टूडेंट और बचे हैं। 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या देखना है, जीरो देखनी है। जीरो, कौन सी जीरो यूज हो रही है। तो ये वाली जीरो यूज हो रही है, इस वाली जीरो के ऊपर लाइन है, तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 0 10 20 30 और 30 और 40 के बीच में बन रहा है एंगल, और 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी 35 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 35 डिग्री। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन कर ले पोल में, क्योंकि अभी 3 मिनट है तो एक क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा ही। यस ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस बार देखो ये बदल गया है एंगल, ठीक है, जीरो इस तरफ आ गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको गिनना है। तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सभी को आंसर करना है पोल में जाकर, बहुत आसान सवाल है। चलिए, एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो कौन सी लाइन पर है, मतलब जीरो जीरो, सॉरी, कौन सी वाली जीरो पर लाइन आ रही है। दो जीरो है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर है, कौन सी वाली जीरो पर आ रही है लाइन, इस पर। तो इसी से गिनना शुरू करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70, और 70 और 80 के बीच में है, यानी 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंगल्स को मेजर करना भी सीख लिया है। तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया क्लास का। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।